सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे द्वारा अध्ययन सीरीज चलाई जा रही है जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर, विभिन्न टॉपिक पर हम अलग अलग फैकल्टी चर्चा कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अंग्रेजी विषय पर चर्चा करूंगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश का एक बहुत अच्छा वेटेज है और इंग्लिश के अंदर हमको ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, साथ ही पेडागोजी की तैयारी करनी पड़ती है। तो आज के इस क्लास में उसी शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम पेडागोजी को आज डिस्कस करेंगे। पेडागोजी मतलब इंग्लिश पेडागोजी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जैसे कि आप लोग हिंदी में भी शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ वैसा ही आपको अंग्रेजी का पढ़ना होता है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो अगर सिलेबस की बात की जाए तो देखिए हमारा कंप्लीट जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, शिक्षक भर्ती में परीक्षा में पूछा जाने वाला, वो कुछ ऐसा है जिसका आपने डिवीजन देखा होगा। एक कॉम्प्रहेंशन है और एक क्या है आपका पेडागोजी। एक होता है कॉम्प्रहेंशन और एक होता है पेडागोजी। यहाँ पर आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम पेडागोजी पर डिस्कस करेंगे। पेडागोजी इतना लंबा टॉपिक है, 8 से 9 इसमें टॉपिक्स हैं। इनमें से जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज रीमेडियल टीचिंग। देखने में ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक दिख रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक है इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट एक बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सी-टेट दे रहे हैं, आप सी-जी-टेट दे रहे हैं, आप कोई भी शिक्षक भर्ती रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं जिसमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पूछा जा रहा है, तो उसमें रीमेडियल टीचिंग के बारे में उसमें पूछा जरूर जाता है। तो रीमेडियल टीचिंग के इस टॉपिक को आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे। आखिरी तक आप सब बने रहेंगे क्योंकि पूरा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इससे पूछे गए क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डील करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपके सामने जो स्लाइड ओपन हुआ है आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है डायरेक्टली टॉपिक नंबर 9 रीमेडियल टीचिंग। यहाँ पर रिमेडियल टीचिंग लिखा है। सबसे पहले आप सभी को इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो जहाँ तक हम सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीचर शब्द से सभी अवेयर हैं। टीचर मतलब होता है पढ़ाने वाला। टीचर के बाद वर्ड आता है, उससे अगर निकाला जाए टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, वहां तक भी हमको आता है। लेकिन ये जो टीचिंग वर्ड है, टीचिंग का मतलब क्या, टीचिंग भी क्या है, एक वर्ड है जिसका मतलब पढ़ाना होता है, इंग्लिश का एक क्रिया होता है, बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ पे टीचिंग का मतलब समझ गए तो अब अपन जाएंगे किसमें, रीमेडियल में। रीमेडियल का ना अगर शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं, इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है रेक्टिफाई और इम्प्रूव समथिंग। इसका मतलब किसी चीज को क्या करना, इम्प्रूव करना, किसी चीज को अच्छा करना, बढ़ाना। यहाँ पर रीमेडियल टीचिंग का अगर हम डेफिनेशन वाइज देखेंगे क्या मीनिंग होगा, तो होता है रिमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स। तो यहाँ पर मैं कुछ बॉक्सेस बना रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनते जाएंगे कि रिमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स एंड देयर एरिया ऑफ डिफिकल्टी आफ्टर डायग्नोज देयर डिफिकल्टी एंड प्रोवाइड देम नेसेसरी हेल्प। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट मिल गया है कि इसमें क्या करते हैं हम, स्लो लर्नर्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देयर एरिया ऑफ डिफिकल्टी, उनके कौन से क्षेत्र में डिफिकल्टी, कठिनाई जा रही है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। डायग्नोज देयर डिफिकल्टी, उनके डिफिकल्टी को, उनकी कठिनाई को क्या करना, डायग्नोज करना। और लिखता है लास्ट में प्रोवाइड देम नेसेसरी हेल्प, प्रोवाइड देम नेसेसरी हेल्प। तो देखिए मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, चारों पॉइंट्स को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ एक व्यवहारिक प्रश्न का मेरे साथ आप उत्तर देंगे। हम लोग को जैसे कोई भी प्रॉब्लम होने लगती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है किसी भी इंसान को, तो क्या बोलते हैं, जाओ एक काम करो तुम ब्लड टेस्ट करा लो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। इसका मतलब हमको पहले पता तो करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, कहाँ पर है प्रॉब्लम, है ना। या फिर बॉडी के किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या करते हैं, जाके पहले डायग्नोस कराते हैं या टेस्ट कराते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स इसी वर्ड से बने हैं। तो इस तरीके से हमको पहले खोज करना पड़ता है कि एक्चुअल में परेशानी क्या है। उसके बाद उस खोज के बाद हम रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट देख के क्या करते हैं हम, रिपोर्ट देखने के बाद
उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर समझता है, फिर उसका क्या करता है, दवाई वाई लिख के दे देता है, इंजेक्शन वगैरह जो भी। तो यहाँ पर बस उसी कंसेप्ट को आप दिमाग में लेते चलेंगे और अब समझेंगे। रिमेडियल टीचिंग के अंतर्गत भी कुछ वैसा ही तरीके होते हैं, मतलब कि लर्नर्स मतलब होता है शिक्षार्थी, विद्यार्थी, जो लर्न करने वाला है बच्चा, वो उसका क्या देखा जाएगा, आइडेंटिफाई स्लो लर्नर, जो धीरे सीखने वाले बच्चे हैं उनको पहले क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे। देयर एरिया ऑफ डिफिकल्टी, उस बच्चे को कौन से क्षेत्र में परेशानी हो रही है ये देखेंगे। डायग्नोज देयर डिफिकल्टी, इट मीन्स कि उसको क्या परेशानी हो रही है, वही ढूंढने का, डायग्नोज करना, ढूंढने का कोशिश करेंगे। ढूंढने के बाद नेसेसरी हेल्प, उनको बिल्कुल दवाई के जैसा नेसेसरी हेल्प देंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा हिंदी में लिखा हुआ है कि उपचारात्मक शिक्षण धीमी गति से सीखने वाले और उनकी कठिनाई के क्षेत्र की पहचान करने के बाद कठिनाई का क्या करता है, निदान करता है और उन्हें आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यही कहलाता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण करके भी इसको पढ़े हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर रीमेडियल टीचिंग का मतलब है कि जो बच्चे धीरे सीखने वाले हैं, कम सीखने वाले हैं, पिछड़े हुए हैं औरों की अपेक्षा, उनको किस क्षेत्र में परेशानी आ रही है उसको पता करेंगे और उनको वापस से उसी चीज़ को पढ़ाएंगे और उनको क्या करेंगे, अच्छा करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ये तो छोटी सी बात हो गई। यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज करेक्शन टीचिंग। इसको और भी क्या कहा जाता है, करेक्शन टीचिंग। मतलब पहले की पढ़ाई में अगर कोई गलती या खामी रह गई होगी उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे आप देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, टीच, टेस्ट, रीटीच। उस पर मैं अभी आऊंगी, उसके पहले आप यहाँ देखिए, रीटीचिंग और रिमूविंग द गैप्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब है भाई, क्यों करते हैं रिमेडियल टीचिंग? तो इसको करते हैं रीटीचिंग और रिमूविंग द गैप्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। रिमेडियल टीचिंग इज डन आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस पूरे स्लाइड का सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आप देखेंगे, कहता है कि जो ये रिमेडियल टीचिंग है डन आफ्टर, किया जाता है किसके बाद, आफ्टर दी डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी मैं उदाहरण ली थी कि हमको कोई प्रॉब्लम होने लगेगी, बहुत दिन से आपको अगर फीवर आएगा तो जाके ब्लड टेस्ट कराओगे, बस वैसा ही बच्चे का सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक टेस्ट लेना पड़ेगा, ताकि मूल्यांकन करेंगे कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तब जाके उसको रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी है, देखो इंग्लिश में भले ना समझ आए, हिंदी में तो आ ही रहा है, उपचारात्मक। कई बार किताबों में लिखा होता है निदानात्मक, है ना। तो यहाँ पे ये है, रिमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन स्किल्स रेदर देन ऑन कंटेंट। रिमेडियल टीचिंग का फोकस स्किल डेवलपमेंट में होता है, ना कि कंटेंट डेवलपमेंट में। मतलब इसका मतलब है बच्चे को सीखना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि उसको एकदम टॉपर बनाएंगे, ऐसा नहीं। उसको सीख के अन्य बच्चों के समान लाना हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एम होता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या लिखता है यहाँ पे देखिए, इट शुड बी मतलब रिमेडियल टीचिंग शुड बी, उसको क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1-on-1 इंस्ट्रक्शन। इसको 1-on-1 इंस्ट्रक्शन होना चाहिए बोलता है, इसको 1-on-1 इंस्ट्रक्शन होना चाहिए बोलता है। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब चाहे तो अगर जो बच्चा पिछड़ गया है तो चाहे तो शिक्षक उसको अकेले बिठा के 1-to-1 कम्युनिकेट करके भी सिखा सकता है, चाहे तो स्मॉल ग्रुप भी बता सकता है, मतलब 2-4 बच्चों का ग्रुप बना लिया जिन लोग कमजोर है और अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लिया। रिटर्न वर्क मतलब कि लिखित रूप से भी टीचर करा सकता है, वर्बल वर्क मतलब मौखिक रूप से भी करा सकता है, और कहता है कंप्यूटर बेस्ड वर्क मतलब और ज़्यादा उसको आकर्षक बना के भी और इंटरेस्टिंग बना के भी टीचर उस चीज़ को करा सकता है। किस चीज़ को, रिमेडियल टीचिंग को। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक ओरिजिनल फोटो डाला हुआ है, यहाँ पर गूगल से प्राप्त किया गया एक फोटो मिला है मुझे, रिमेडियल क्लासेस गर्ल्स हाई स्कूल करके लिखा हुआ है। इसमें देखिए, आप देख पा रहे होंगे एक कक्षा है और इस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है मैम के द्वारा, लगभग 6-7 लड़कियां ही हैं और इनका बोल रहे हैं रिमेडियल क्लासेस चल रही हैं। तो ये क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा अब तक समझ आया होगा एक्चुअल में रिमेडियल टीचिंग होता क्या है। सबसे पहले ऊपर में अब जाते हैं हम लोग, लिखता है क्या, टीच, टेस्ट और रीटीच। तो अब तक की मैंने जितनी भी बातें बोली इसमें आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये एक साधारण शिक्षण जो हम करते हैं कक्षा में उससे अलग है।
अलग कैसा है, आप कक्षा में पढ़ाए, सबसे पहले गए और सारे 20 के 20 बच्चे हैं आपके, आपको पढ़ा, आपने सभी को पढ़ाया। उन 20 को पढ़ाने के बाद आप एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में यदि आपने रखा है कि आप बोले कि 10 नंबर में जिनका जिनका 3 से नीचे आया है ना, 3 नंबर से नीचे आया, आप उनको क्या करेंगे, वापस से उन पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपने रखा 3 नंबर पासिंग है, 3 नंबर तो सबका आना चाहिए। तो उस 20 में से 10 बच्चे तो अच्छा पा गए, लेकिन 10 बच्चे क्या है, 0 भी पाए हैं, 1 नंबर 2 नंबर पाए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमको ये क्या करना पड़ता है, रिमेडियल टीचिंग करना पड़ता है। ध्यान देंगे, सबसे पहला लिखा है यहाँ पे टीच, उसके बाद लिखा है टेस्ट और उसके बाद लिखा है रीटीच। मतलब साधारणतः जैसे क्लासेस चलती हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो है टीच। उसके बाद एक मैंने बोला टेस्ट लेना है, जिसका नाम क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो होता है टेस्ट। और उस टेस्ट को लेने के बाद ध्यान देना, 20 बच्चे को हम पढ़ाए थे, 20 में से 10 कमजोर लगे, 10 को फिर से पढ़ाए। कमजोर है कैसे पता चला, टेस्ट लेके पता चला। तो 20 में से 10 को फिर से पढ़ाएं। अब उन 10 में से 10 का फिर से आपको क्या लेना पड़ता है, टेस्ट लेना पड़ता है, ये जानने के लिए कि वो अब कितना सीख पाए हैं, है ना। और अगर उनमें से फिर से कुछ आपको पिछड़े लग रहे हैं तो उनको फिर से पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिमेडियल टीचिंग क्या है, चलता है। तो ये है रिमेडियल टीचिंग के बारे में थोड़ी सी बातें जो हमने कवर की अभी। तो ये रिमेडियल टीचिंग का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस पूरे स्लाइड में सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वाला, जिसको डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये आखिर है क्या, और इससे सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा हम लोग जाएंगे अब डायग्नोस्टिक टेस्ट को पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में यहाँ पे देखेंगे आप, बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहला इसका हिंदी भावार्थ लिखा हुआ है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण जैसे कि वही डायग्नोस्टिक सेंटर में ही जाते हैं ना अपन टेस्ट वगैरह कराने के लिए, कुछ वैसा ही। यहाँ पर आप देखेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट और अ प्री टेस्ट where teachers can evaluate students' strength, weaknesses, knowledge and skills before their instruction। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कक्षा में पढ़ रहे सभी बच्चों का टीचर एक क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में इवैल्यूएशन एक अलग से टॉपिक है, अलग से उससे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इतना समझेंगे कि यहाँ पर बच्चों का एक क्या लिया जाएगा, टेस्ट, और उस टेस्ट में पता चलेगा उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कितना नॉलेज है, कितना क्या है, स्किल्ड है। इट इज कंसर्न विद द persistent or recurring learning difficulties that are left unsolved by formative evaluation। मतलब पहले पढ़ाए जाने के दौरान, पहले पढ़ाए गए आपके जितने भी इवैल्यूएशन हुए हैं, आप लोग को ध्यान होगा जैसे कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, पहले इस तरीके का पैटर्न हुआ करता था, अभी ये पीरियोडिक टेस्ट का फॉर्म ले लिया है। तो ये जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट के रूप में हम लोग लेंगे एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसमें जो बच्चे पीछे छूट जाते हैं और बच्चों की अपेक्षा, उन्हीं लोगों को क्या किया जाता है, कंसर्न किया जाता है। एम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों इतना कर रहे हैं, तो टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम, क्यों बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, इसका पता लगाने के लिए। एंड साथ ही टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर रिमेडियल एक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये क्यों जरूरी है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि रिमेडियल टीचिंग के लिए सबसे पहले हमको डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही हमको मालूम चलेगा कि किन बच्चों को रिमेडियल टीचिंग की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखिए अगला लाइन क्या कहता है, अगला लाइन करता है दे टेस्ट द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। ये भी एक अलग क्वेश्चन बनता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है।
प्रश्न कुछ ऐसा आया हुआ है, साथ साथ बताते चलते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या पूछा जाता है बच्चों से। कुछ नया सिलेबस पूछा जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा, जीके करंट अफेयर आएगा, कि उन लोग को जो पढ़े हैं उसी में से आएगा। तो आंसर इज व्हाट दे ऑलरेडी नो, जिस बारे में वो पहले से जानते हैं वही चीजों का मूल्यांकन किया जाता है ना। जैसे कि त्रैमासिक तक जो भी सिलेबस कवर किया टीचर ने, अब त्रैमासिक परीक्षा भी ले लिए, आधे बच्चे पास हो गए, आधे बच्चे फेल हो गए, अब उनका फिर से टेस्ट जो लिया जाएगा वो उसी वहां तक के कवर किए गए सिलेबस से लिया जाएगा जो वो पहले से पढ़े हैं उन्हीं से। अगर उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स उनको जरूरत है रिमेडियल टीचिंग की। These tests allow the instructor to adjust the curriculum to meet the need of the student. यहाँ पर ये जो टेस्ट हैं ये इंस्ट्रक्टर का आशय यहाँ पर टीचर से होता है ना। आप जगह जगह पे देखेंगे ना लर्नर लिखा रहता है, उसका मतलब होता है स्टूडेंट। लर्नर लिखा रहेगा ना कहीं पे तो उसका मतलब होता है स्टूडेंट, और जहाँ पर इंस्ट्रक्टर लिखता है उसका मतलब होता है टीचर। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर को क्या करता है, यहाँ पे ये बच्चों की नीड से मिलाने के लिए भी एक क्या करता है, कड़ी का काम करता है। तो ये थी बात हमारी किसके लिए बारे में, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो ये है निदानात्मक परीक्षण के बारे में थोड़ी बातें। इसमें 2 लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है कि बच्चे को किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण जानना, क्यों प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण जानना, और दूसरा इसका सबसे ज़रूरी कारण है इसी से हम रिमेडियल प्लान का, रिमेडियल टीचिंग का क्या करते हैं, प्लान ऑफ एक्शन रेडी करते हैं। दूसरा चीज़ कहता है कि ये इसमें बच्चों से क्या टेस्ट किया जाएगा, कोई नया सिलेबस डाल देंगे क्या, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डालेंगे क्या, नहीं, जो वो पहले से जानते हैं उन्हीं पे उनका क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। कुछ इस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देती हूँ। हमारे द्वारा उड़ान IAS अकेडमी के द्वारा राज्य स्तरीय प्री टेस्ट सीरीज अभ्यास 2025 का क्या किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। आप सभी देख पा रहे हैं इसमें 45 टेस्ट होंगे और साथ ही इसमें सी सेट के 17 टेस्ट होंगे। 20 जुलाई से यह टेस्ट सीरीज आयोजित थी, जिसमें प्रथम टेस्ट क्या था, निःशुल्क था। 2 पालियों में इस टेस्ट का अरेंजमेंट किया गया है और साथ ही आप इसके बारे में अन्य डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। आप में से सभी को ये अपने तैयारी को जांचने के लिए, आकलन करने के लिए ये लेना चाहिए, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर दिए हुए नंबरों में, दिए हुए सभी आप नंबरों में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे एक स्लाइड खुल के आया है और स्लाइड में लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ रिमेडियल एक्शन। स्टेप्स ऑफ रिमेडियल एक्शन। यहाँ पर इस स्लाइड में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत भर के लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। बहुत इजी तरीके से मैं इसको समझाती हूँ। 5 स्टेप रहेगा, 5 स्टेप बस पढ़ना है आपको और आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। ये हाईलाइटेड पोर्शन से ही समझ आ जाएगा। सबसे पहले बोलता है रिमेडियल टीचिंग का स्टेप क्या है, कैसे कैसे क्रम में इसको करना पड़ता है। हम लोग बातचीत के दौरान तो इतना समझ ही गए थे। सबसे पहले क्लास में क्या करता है, टीचर पढ़ाएगा। टीचर जो पढ़ाया है उसका क्या करेगा, टेस्ट लेगा। टेस्ट में जितने बच्चों को रिमेडियल की ज़रूरत है उनका सूची बनाएगा, उनको अलग रखेगा। फिर जो बच्चों की सूची तैयार है जो अन्य से पिछड़े हुए हैं उनको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, उसका एक क्या करेगा, प्लान बनाएगा, है ना। टीचिंग प्लान नहीं बनाते हैं अपन कुछ इस तरीके से, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहे तो वो अपना ट्रेडिशनल मेथड ही इस्तेमाल कर सकता है, चाहे तो वो और ही रोचक और आकर्षक, इंटरेस्टिंग उसको बच्चों के लिए बना सकता है। चाहे तो ऐसे स्लाइड वगैरह बना ले बढ़िया, क्योंकि एक बार क्लास में बोर्ड में बच्चों को पढ़ाए थे वो लोग तो समझ नहीं पाए, तो इस बार टीचर अलग तरीके से उसको प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से समझाने का और बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करेगा। और जब दूसरी बार भी वो पढ़ा लेगा बच्चों को, फिर वो लास्ट में उनको एक बार और टेस्ट करेगा। जो लास्ट में टेस्ट करेगा उसमें फिर उसको समझ आएगा जो रिमेडियल क्लासेस वाले बच्चे थे उनको भी अब कितना समझ आ पाया है, वो अब कितना क्या हो चुके हैं, बाकी बच्चों के साथ आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने वर्ड्स में समझाया। चलिए इसको पढ़ लेते हैं।
एनालिसिस ऑफ प्यूपिल, सबसे फर्स्ट स्टेप लिखा है, कहीं ना कहीं ये डायग्नोस्टिक तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है एनालिसिस ऑफ प्यूपिल्स, कहीं ना कहीं ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। कहता है आप सभी देखेंगे पीपल और प्यूपिल में कंफ्यूज नहीं होना है। प्यूपिल का मतलब होता है शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिष्य, शिष्या। यहाँ पर आप पीपल नहीं मानेंगे, प्यूपिल लिखा है। तो एनालिसिस ऑफ प्यूपिल मतलब कि दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स द एक्सेसिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड लर्निंग नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। मतलब जो टेस्ट शुरू में लिया जाएगा ना, वो वही प्रोसेस है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, छाटेंगे, अलग करेंगे बच्चों को जिनको क्या है बाकी बच्चों की अपेक्षा जिनका परफॉर्मेंस पिछड़ा हुआ है। दूसरा कहता है चूजिंग स्ट्रेटजीज। अब बच्चों को आपने छाट लिया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद का ये प्रोसेस है। इसमें आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे, जैसा मैंने बोला आपको टीचिंग प्लान रेडी करेंगे कि क्या पढ़ाना है, कैसे इनको कैसे यहाँ तक कवर करना है। बहुत सारा हम लोग का रहता है, चैप्टर बहुत सारा है, लेकिन अगर बच्चा उतना कवर नहीं कर पा रहा है तो हम उसको अलग तरीके से इम्पॉर्टेंट पोर्शन को या फिर उसको शॉर्ट में जिस भी तरीके से बच्चों तक पहुंचाते हैं। तीसरा कहता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, वंस स्ट्रेटजीज आर चूजन, क्लियर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टेब्लिश्ड टू गाइड द रिमेडियल टीचिंग प्रोसेस। आप अपना ऑब्जेक्टिव लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मुझे इन बच्चों को कहाँ तक अब लेके जाना है। एडॉप्टिंग करिकुलम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे उस चीज़ों को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन का ये प्रोसेस होता है। कहता है कि सेलेक्टेड स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब ये दूसरा और ये तीसरा, इन दोनों को अडॉप्ट करना है, दोनों को करिकुलम को यहाँ पे क्या करना है, अडॉप्ट करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है सिंपली। लास्ट प्रोसेस कहता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। प्रोसेस कहता है फाइनली द इफेक्टिवनेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। देखो यहाँ नॉर्मल टीचिंग नहीं बोला है ना, यही पॉइंट है। यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग बोला है, मतलब जो बाद में दूसरी बार पढ़ाया गया है उसका यहाँ पे क्या देखा जाएगा, प्रभाव देखा जाएगा। Intervention is evaluated through ongoing assessment and monitoring of student progress, allowing for adjustment as needed। यहाँ पर लास्ट में पुनः उनका एक क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। शॉर्ट में ना हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। शॉर्ट में सिर्फ याद करने के लिए, यहीं पर ये ऐसा स्टैब्लिश्ड नहीं है। ये आप बोल सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टीच करते हैं। टीच के बाद है ना, ये एरो बताता है कि प्रोसेस ऐसा चलता जाता है। टीच के बाद हम क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में भाई बने बोला 20 बच्चे हैं, मेरे 10 बच्चे पिछड़ गए हैं, उन 10 को क्या करेंगे, रीटीच करेंगे। उन 10 को रीटीच, और यही रीटीच होता है रिमेडियल टीचिंग। यही रीटीच होता है रिमेडियल टीचिंग, है ना। अब इस रीटीच के करने के बाद पता है फिर क्या करेंगे, फिर से रीटेस्ट करेंगे। क्योंकि टेस्ट जो है, पेपर जो है, मूल्यांकन जो है, यही तो एक माध्यम है ना शिक्षक के जानने का कि बच्चों कितना समझ पाए हैं। तो पहले पढ़ाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ाएंगे, दूसरी बार टेस्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा लक्ष्य रहता है कि बच्चे और बच्चों की समान श्रेणी में आ जाए। तो यहाँ पर ये बात हो गई। आगे देखते हैं, इसके आगे कहता है व्हाई रिमेडियल टीचिंग इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर पूछता है कि ये जरूरी क्यों है, इसको इतना सिलेबस में लाया भी क्यों गया है, ऐसा क्या है इसमें महत्वपूर्ण बात। तो चलिए इसको हम समझेंगे कि इसमें ऐसा क्या है। रिमेडियल टीचिंग जो है बहुत सारे क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे यहाँ पे एरियाज लिखे हुए हैं, कुछ हाईलाइटेड भी हैं, ध्यान से सुनते जाना। रिमेडियल टीचिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द सपोर्ट और improve the performance, as the objective of remedial method is to give additional help to learner। यहाँ पे इसका जो लक्ष्य है वो है बच्चों को एडिशनल हेल्प देना, अतिरिक्त उनको क्या देना, सुविधाएं देना। who have fallen behind the rest of the class in any topic or subject। most important line एक बार मैं चाहूंगी आप इसको जरूर रीड करें, समझे। कहता है इसका लक्ष्य ही है
इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि बच्चों को अतिरिक्त क्या देना, सुविधा देना, अतिरिक्त उनको क्या देना, हेल्प देना, एडिशनल उनको हेल्प प्रोवाइड करना। हु हैव फॉलन, जो क्या हो गए हैं, पीछे हो गए हैं, किन से, रेस्ट ऑफ द क्लास, बची हुई क्लास से, इन एनी टॉपिक और सब्जेक्ट। यहाँ पे टॉपिक भी लिखा है, सब्जेक्ट भी लिखा है, ध्यान देंगे। यहाँ पर वही मैंने बात बोली, 20 बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ाया, डायग्नोस्टिक टेस्ट में 10 बच्चे पिछड़े आए हैं, उन 10 को दोबारा पढ़ाऊंगी और इस बार उन 10 का फिर से टेस्ट लूंगी, उसमें से फिर 5 पिछड़ गए हैं तो फिर 5 को कराऊंगी। मुझे कुल मिलाकर मेरे क्लास के 20 बच्चों को पास होने लायक क्या करना है, बनाना है। सिंपल। टॉपर बनाने का ये रिमेडियल टीचिंग कोई भी मेथड नहीं है। आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको ऑप्शन में भी आता है, व्हाई रिमेडियल टीचिंग इज इंपॉर्टेंट टू मेक द स्टूडेंट टॉपर। कुछ ऐसा नहीं होता, हमको सभी बच्चे के परफॉर्मेंस को समान श्रेणी में लाने के लिए करना है, पिछड़े बच्चों की मदद के लिए होता है ये। यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन आपको समझ आया, तो आगे चल रहे हैं। Many students that enter remedial education are not privileged to basic education. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि रिमेडियल एजुकेशन में एंटर कर रहे हैं वो बेसिक एजुकेशन से भी क्या होते हैं, कई बार पिछड़े होते हैं और कई पिछड़े नहीं भी होते हैं। कई बार वो बेसिक एजुकेशन से भी पिछड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी देखा कितना बाढ़ वगैरह आया है ना, उन बच्चों का स्कूल, उन बच्चों का जो भी आपका नेचुरल कॉज है, भले ही जो बाढ़ वगैरह आया है उत्तराखंड में, लेकिन उन बच्चों का स्कूल कॉलेज अभी क्या है, पूरी तरीके से ठप है। कॉलेज तो फिर भी मैं कंसिडर नहीं करूंगी, तब तो वयस्क होते हैं लोग। अभी छोटे बच्चों की बात करें, स्कूल बंद है, चीज़ें गांव का गांव बह गया है, क्या किया जाएगा। तो जितने वो सरवाइव कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये रिमेडियल टीचिंग बहुत फायदेमंद होता है। देखेंगे आगे आप क्या लिखा हुआ है, कहता है बिकॉज ऑफ वार, बिकॉज ऑफ वार, बिकॉज ऑफ वार, स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी समझते हैं, गुलामी। अब फॉरेन कंट्रीज में भी देखेंगे स्लेवरी रहती है बहुत। पुअर्टी, गरीबी, और अदर नेचुरल कॉज, अदर कॉज, अदर कॉज भी शामिल कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बाढ़ वाला ना काफ़ी होता है, इस समय बहुत मुश्किल हो जाती है। दे डिड नॉट गेट दी अपॉर्चुनिटी टू लर्न लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट। तो दुनिया भर के लोग, वहाँ भी सीबीएसई के बच्चे होंगे, दुनिया भर के बच्चे, भारत भर के बच्चे पढ़ रहे हैं, बट उत्तराखंड के बच्चे क्या हो गए हैं, पिछड़ गए हैं, उनका तो स्कूल ही बंद पड़ा है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है। रिमेडियल टीचिंग हेल्प्स सच स्टूडेंट्स टू गेट द राइट टू एजुकेशन। यहाँ पर रिमेडियल टीचिंग का एक और उद्देश्य है कि सभी बच्चों को क्या मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। रिमेडियल टीचिंग, remedial action also avoids dropout since it helps student to achieve the appropriate learning levels and get admission to educational institute। ये जो ड्रॉप आउट वाला जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा देखेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान से, हाईलाइटेड है, इट मीन्स कि ये क्या है, ज़रूरी है। आप सभी देखे होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत सारे बच्चे, जब खेती किसानी वाला समय आता है, उन लोगों को घर वालों के द्वारा ही इन्वॉल्व कर लिया जाता है। बोलते हैं कि हाँ चलो खेती किसानी में हाथ बटाओ, इस टाइप का। तो वो लोग क्या है ना, स्कूल जाना बंद हो जाता है उन लोग का वहीं पे। अब बच्चा तो एनरोल है स्कूल में, 5वीं 6वीं में है वो, 7वीं 8वीं जो भी, अब एनरोल है वो स्कूल में, लेकिन स्कूल जाना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब वो अचानक से जाएगा किस में, अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाएगा 6 महीने में। अब जैसे ही वो जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, पिछड़ा रहेगा। अब वो फेल हो जाएगा, हो सकता है सबों में फेल हो जाए, क्योंकि बच्चा तो पढ़ा ही नहीं है, वो तो खेती किसानी कर रहा था। उस स्थिति में बच्चे का मनोबल टूट जाता है और वो सोचता है कि अब मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो फेल हो जाता हूँ। तो उस स्थिति में भी बीच बीच में डायग्नोस्टिक टेस्ट का अरेंजमेंट टीचर को करना चाहिए, और साथ ही डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ ही बच्चों का छाटन भी हो जाता है कि हाँ इनको भाई मजबूरी थी या जो भी प्रॉब्लम थी, ये लोग नहीं पढ़ पाए हैं, चलो फिर से पढ़ाएंगे, तो दोबारा पढ़ाएंगे और वही सिलेबस पढ़ाएंगे जो पहले पढ़ाया जा चुका है। तो जो ड्रॉप आउट है ना, ड्रॉप आउट रेशियो है ना, रिमेडियल टीचिंग से काफ़ी हद तक कम हुआ है। ठीक है, स्टडी कहता है कि ड्रॉप आउट रेशियो स्कूल्स में इसके कारण कम हुआ है। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे मदद मिलती है। कहता है रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम्स हेल्प स्टूडेंट्स टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल।
वही बात है, बच्चे का मनोबल यहाँ पे मजबूत होएगा। अब बच्चा जो वही फेल हो गया था अर्धवार्षिक में, ले दे के टीचर लोग मना के घर वर से उठा के ले गए, बैठा दिए, रिमीडियल टीचिंग करा दिए। अब वही बच्चा 6 के 6 विषय में पास हो गया, घर वाले भी खुश, बच्चा भी खुश कि चलो भैया पास तो हो गया। बच्चे का पोटेंशियल तो पता चला कि उसको अगर सुविधा मिलती पढ़ने की तो वो पास हो सकता था, नहीं मिला तो मनोबल टूट रहा था। लेकिन दोबारा रिमेडियल टीचिंग कराए, बच्चा इस बार पास हो गया और उसका पोटेंशियल भी उसको पता चल गया। घर वालों का भी क्या होता है, एक तरीके से मनोबल मजबूत होता है कि हाँ इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भैया, पढ़ने में हमारा बच्चा अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से रिमेडियल टीचिंग का इम्पोर्टेंस हम लोगों ने अभी देखा है। यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, आपको काफी हेल्प करेंगे। आप देख पा रहे हो, जब रिमेडियल टीचिंग जो होता है ना 1 to 1 भी हो सकता है ना। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, ये ना 1 to 1 भी हो सकता है। यहाँ पर टीचर क्या कर रही है ना, कोशिश कर रही है अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM जिसको हम बोलते हैं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में अलग से इसका टॉपिक है। अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरीके से टीचर पढ़ाने की बच्चे को कोशिश कर रही है। द एम्बिशन इज टू मेक हर अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये चल रहा है रिमेडियल टीचिंग। देखिए अलग अलग तरीके से शिक्षकों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा क्या करे, सीखे। तो ये रिमेडियल टीचिंग का इम्पोर्टेंस यहाँ पे समाप्त होता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आया। रिमेडियल टीचिंग के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स। और ये ऑब्जेक्टिव किसका है, ये ऑब्जेक्टिव है रिमेडियल टीचिंग का। मतलब लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करना है हमको ये। तो 1 by 1 चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर को शुरू से भी ध्यान से सुना है तो आपको इसमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, बट वंस वी रिपीट फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। टू डेवलप द गुड क्वालिटीज इन द स्टूडेंट, बच्चे में अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए रिमेडियल टीचिंग करते हैं। टू प्रोवाइड द लर्निंग सपोर्ट टू पीपल हु आर नॉट गुड एज देयर पीयर्स इन द परफॉर्मेंस, उनके सहपाठियों की अपेक्षा जो बच्चे पिछड़े हैं ना, उनको क्या देने के लिए, लर्निंग सपोर्ट, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिमेडियल टीचिंग कि कोई बात नहीं, आप पिछड़ भले गए हो बट आप उनसे कम नहीं हो। दूसरा कहता है टू रिमूव द मेंटल टेंशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे को मानसिक अशांति को दूर करने के लिए भी ये जरूरी है। प्रेशराइज हो जाते हैं ना बच्चे कई बार, सिलेबस और टीचर उसको देख के, पढ़ाई को देख के, है ना। सारे बच्चे एक से तो नहीं होते हैं। हमारे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का सबसे नंबर 1 रूल यही है कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, है ना, हर एक छात्र क्या है, अलग है। टू हेल्प द स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, स्कूल करिकुलम को साथ ही टीचिंग स्ट्रेटजीज को भी क्या करता है, ये मदद करता है। स्कूल करिकुलम का तात्पर्य ले सकते हैं आप कि सभी स्कूल का लक्ष्य क्या है, बच्चों को आगे बढ़ाना, पास करना। पास करना मतलब उनका पास होना, है ना, ऐसे करना नहीं है अपने से कि बच्चे पास हो जाए, अच्छा पढ़े लिखे, हमारे क्या करें, अपने अच्छे से भविष्य बनाए। तो यहाँ पर स्कूल के करिकुलम को भी ये हेल्प करता है, कौन, रिमेडियल टीचिंग। स्कूल के लक्ष्य को भी पाने में मदद करता है। टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यहाँ पे स्टूडेंट का ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रेगुलर स्कूल्स कोप विद द प्रिस्क्राइब्ड स्कूल करिकुलम, बच्चे को स्कूल करिकुलम के साथ कोप अप करने के लिए, साथ साथ चलने के लिए। टू इम्प्रूव द इनिशियल एरर, शुरुआती तौर पे हो रहे गलतियों को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए। टू हेल्प द स्टूडेंट्स डेवलप स्टडी स्किल्स, बच्चे में ये क्या करता है, शिक्षण कौशल का विकास करता है। टू रिमूव द स्टूडेंट्स नॉलेज रिलेटेड एरर्स, जितनी भी उसकी ज्ञान आधारित गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको रिमेडियल टीचिंग क्या करता है, दूर करता है। पहले अटेम्प्ट में बच्चे ने आधा सीखा होगा, दूसरे अटेम्प्ट में हो सकता है पूरा पाठ आ जाए। टू टीच द स्टूडेंट्स नेसेसरी हैबिट्स, वही बात है फर्स्ट जैसा कि अच्छी अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए। और लास्ट लिखा है टू गिव द अनडिजायरेबल इंटरेस्ट एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट अ डिजायरेबल फॉर्म, वही बात है
जैसे कि मैंने वो खेत किसानी वाला उदाहरण दिया आपको कि बच्चे का क्या था, दिमाग भटका हुआ था, इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं उसकी खत्म हो गई थी कि नहीं मैं तो फेल हो जाता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ करूँगा। तो उसको भी यहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक डिजायरेबल फॉर्म, एक क्या देता है, एरिया, एक डायरेक्शन ये प्रोवाइड करता है, बच्चों का मनोबल मजबूत होता है। तो इस तरीके से आपने देखा द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग। ओके, तो यहां तक हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग। यहाँ पर रिमेडियल टीचिंग का जो हमारा जितना भी टॉपिक था, जितने भी संभावित आने वाले इसके जो सब टॉपिक्स थे, समाप्त होते हैं। कई बार लोगों को ना एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, वो होता है रिमेडियल टीचिंग या रिमेडियल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में, है ना। स्पेशल बच्चों का स्कूल, स्पेशल बच्चों का एजुकेशन अलग होता है, ऐसे सुने हैं क्या आप लोग, है ना। आप सभी ने ऐसे सुना होगा, यहाँ तक कि जो लोग बीएड वगैरह भी किए हैं तो ये भी जानते होंगे कि स्पेशल चाइल्ड्स जो होते हैं उनका बीएड भी, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स का बीएड भी अलग से होता है ना। उनका स्कूल्स वगैरह मतलब उनका जो अलग से हर चीज़, उनका करिकुलम भी अलग होता है। तो यहाँ पर दोनों को ना एक नहीं करना है, आपको समझते चलना है कि रिमेडियल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। Remedial education is designed for the students who have an average or even a higher than average intelligence, जिसके पास औसत या औसत से ज़्यादा ज्ञान है, औसत से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, पर they are not able to perform well in a traditional school environment। पर वो कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास IQ बराबर है, उनके पास इंटेलिजेंस लेवल सही है, बट वो कक्षा के एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, और विद द ट्रेडिशनल करिकुलम या फिर पारंपरिक जो पढ़ाने का तरीका है उसके साथ नहीं कर पा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं बच्चा स्पेशल है ना, इसका ये मतलब नहीं। तो ये था क्या आपका रिमेडियल एजुकेशन। लेकिन वही बात करें स्पेशल एजुकेशन की तो कहता है स्पेशल एजुकेशन इज डिजाइन टू हेल्प द स्टूडेंट्स और चाइल्ड दे आर नॉट कॉपिंग विथ मेन स्ट्रीम और रिमेडियल एनवायरनमेंट। डायरेक्ट बोल दिया है नॉट कॉपिंग, जो साधारण बाकी बच्चों के साथ या बाकी आपके नॉर्मल स्कूल गोइंग किड्स, नॉर्मल स्कूल करिकुलम के साथ वो कॉप अप ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है विशेष शिक्षा उन छात्रों की मदद के लिए डिज़ाइन की जाती है जो मुख्य धारा या उपचारात्मक वातावरण का सामना ही नहीं कर पाते हैं। तस्वीर आपको ज़्यादा मदद करेगा समझने में, ठीक है। तो क्या बताएंगे इसमें, और तस्वीर ज़्यादा मदद करेगा। तो ये है स्पेशल एजुकेशन वर्सेस रिमेडियल एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा टॉपिक है वो कवर होता है। अब हम इसी टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर आए हुए एमसीक्यूज और साथ ही संभावित आने वाले एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे। तो सभी मेरे साथ, ऐसा मत समझना मैडम मेरे को तो नहीं आता, मैं कैसे एमसीक्यू बनाऊं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने क्लास को शुरू से अब तक भी मेरे साथ देखा है, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, और कुछ भी नई बातें पता चलेंगी, इसलिए बने रहें। तो MCQs आर हियर। हमारा सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन कहता है द पर्पस ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज, सीधा सीधा बोल दिया पर्पस, उद्देश्य। ऑप्शन A, B, C, D एग्जाम में भी इसी फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस न्यू लर्निंग आइटम्स, टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, टीच अगेन द लर्न लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्नड। है ना, समझते हैं एक एक ऑप्शन, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आता है अंग्रेजी में, धीरे धीरे कोशिश करिए मेरे साथ कि आप समझ पाएं। टू इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम, इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलते हैं ना, अपने आप को क्या करिए, परिचय करिए। यहाँ पे बोलता है नए भाषा के आइटम्स के साथ, नए लैंग्वेज आइटम्स के साथ बच्चों का परिचय कराना। तो कुछ नया करवाते हैं क्या हम लोग रिमेडियल टीचिंग में? तो सबसे पहले तो ये गलत है। बार बार मैंने बात रिपीट की है कि नया नहीं पढ़ाना है, जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ाना है। इवन जो पढ़ा हुआ है और उसको नहीं बच्चा सीख पाया है वही पढ़ाना है। टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम, तुरंत सीखे गए चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ये रिमेडियल टीचिंग होता है क्या? गलत। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न, ये ठीक है।
अगर देखा जाए तो टेस्ट करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसका एक उद्देश्य है टीच करना, पढ़ाना। तो टीच वर्ड भी पकड़ सकते हो आप। टीच अगेन द आइटम, दोबारा पढ़ाना, नॉट प्रॉपरली लर्न, जो ठीक से नहीं सीखे हैं। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्न। तो हाँ, जो पहले से हमने सीखा है उसको करना। तो देखो इन दोनों ही ऑप्शंस को यदि हम समझेंगे तो आप देख पा रहे हो, इसमें बच्चों को वही चीजें सिखाई जाती है जो वो पहले से क्या कर चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन होएगा एक बार दोनों को कि एक में नॉट प्रॉपरली लर्न लिखा है, एक में ऑलरेडी लर्न लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑलरेडी लर्नड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये भी यहाँ पे प्रॉपर सही नहीं है। एक्चुअली में बच्चा उस टॉपिक को सीखा हुआ है, उसने उस टॉपिक को पढ़ा है, उसने उस टॉपिक को सीखा है, बट उसको वो क्या कर रहा है, टेस्ट में एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो डायरेक्टली इसका पर्पस होता है फिर से उसी आइटम्स को पढ़ाना जो वो पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, टीचर पहले ही उसको पढ़ा चुका है, उसी को पढ़ाना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू। यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कहता है, फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विथ अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। बच्चे की कमियों को पता करना विथ अ व्यू, ये सोचकर कि हम रेमेडीज प्लान करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट का ये आशय है क्या? एक्सेस द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, मतलब एक नया कोई स्पेशल प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं, उसके लिए बच्चे को सुटेबिलिटी चेक करना होता है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषाई कौशल, भाषा में बच्चे को क्या हो, एकदम प्रोफिशिएंट, उसकी उत्कृष्टता को जांचना ताकि उनको जॉब मिल सके, फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। ऐसा जॉब वगैरह से रिलेटेड तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, बच्चों की क्षमता को क्या करना, निरीक्षण करना, उसको जजमेंट देना। तो नहीं, बच्चों की क्षमताओं पे हम ना सवाल कर सकते हैं ना उसको जज करना चाहिए। एज अ टीचर हमको ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है चारों, उसमें एक ही मुझे थोड़ा सा इसके साथ मैच करता नजर आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट विथ अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। बच्चों को मिलने वाली, बच्चों में देखी जाने वाली, उनको हो रही परेशानियों को ढूंढना, फाइंड आउट करना, और साथ में क्या करना, रेमेडीज, उसका उपचार भी प्लान करना डायग्नोस्टिक टेस्ट का आशय है। अगला स्लाइड खुल के आया है। अगला स्लाइड कहता है व्हाट शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग को शुरू करने के पहले क्या करना चाहिए? साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, हमको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सोशियोमेट्रिक की क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो आप सभी ने मेरे साथ अभी पढ़ा है इस टॉपिक को, आप बता सकते हैं कि हमको रिमेडियल टीचिंग करने के पहले क्या करना पड़ता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसी को डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपचारात्मक निरीक्षण, निदानात्मक निरीक्षण बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज, क्या होता है इसका लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? टू मोटिवेट द स्टूडेंट, बच्चे को प्रोत्साहित करना, टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टूडेंट, बच्चे के द्वारा सामना किए जाने वाले किसी निश्चित परेशानी का क्या करना, पता लगाना, टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, बच्चे को सब्जेक्ट को क्या करना, सही समझ बनाना, टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे के आचरण व्यवहार को क्या करना, काबू में करना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या था? बच्चे के द्वारा बाय द स्टूडेंट पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस्ड, जो बच्चा सामना कर रहा है उसको क्या करना, पता लगाना। ऑप्शन बी, यहाँ पे बच्चे को प्रोत्साहित करना इसका सीधा डायरेक्ट लक्ष्य नहीं है, इनडायरेक्टली वही होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। स्टूडेंट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को समझाने के लिए तो हम नॉर्मल टीचिंग कर लेते हैं।
बच्चे के बिहेवियर को काबू करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता। ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूजफुल इफ अ टीचर यूजेस इट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, जो कि मैंने आपको समझाया कि जो बच्चा जो पिछड़ रहा है उसको पता लगाने के लिए पूरी कक्षा का एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें से जितने लोग बाकियों की अपेक्षा पिछड़ गए हैं उसको फिर से पढ़ाया जाएगा। तो वो टेस्ट टीचर को कब लेना चाहिए, कब को यूजफुल होगा लेना? ऑप्शंस कहता है एवरी मंथ, टीचर को ये हर मंथ लेना चाहिए। ऑप्शन बी वंस थ्रू आउट द स्कूल ईयर, स्कूल का जो एकेडमिक ईयर होता है उसमें एक बार। ऑप्शन सी कहता है मोर देन वंस थ्रू आउट द स्कूल ईयर, कि साल में स्कूल एकेडमिक ईयर में एक से अधिक बार, इसमें एक बार। दोनों ऑप्शन एक जैसे। एवरी वीक, हर सप्ताह लेना चाहिए। तो ये हर सप्ताह इज टू अर्ली, इतना जल्दी लेने से भी टीचर सही से इवेल्युएट नहीं कर सकता। एवरी मंथ ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपको जो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपको अपने हिसाब से स्कूल ईयर में मोर देन वंस लेना चाहिए, जिस समय भी आपको ज़रूरत महसूस हो। तो यहाँ पे वंस मतलब ऐसा एक या दो बार भी नहीं बताया गया है, एटलीस्ट एक बार, और मैक्सिमम आप जितना चाहें एज अ टीचर आप ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है रिमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसका और भी क्या नाम है, और किस नाम से ये पूछा जा सकता है? स्पेशल एजुकेशन, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्पेशल एजुकेशन नहीं है, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। टेक्निकल एजुकेशन, तो ये ऐसा भी नहीं है। कंपनसेटरी एजुकेशन या लर्निंग बाय डूइंग, तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग जैसी भी कोई चीज़ नहीं हो रही है। हाँ, कंपनसेशन के रूप में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं कि पहले टीचिंग के दौरान शिक्षक से अगर कुछ छूट गया होगा, उसके सिखाने में कोई कमी रह गई होगी, तो वो कंपनसेटरी एजुकेशन के फॉर्म में रिमेडियल टीचिंग करा सकता है बच्चों को। तो ये हो गया ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, आप देख पा रहे हैं, आप अगर सीटेट देते होंगे, चाहे आप शिक्षक भर्ती देते होंगे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल हमारे पास आने लगे हैं। पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिला है। तो आप सभी पहले ये क्वेश्चंस रीड करेंगे मेरे साथ, देन हम ट्राई करेंगे इसको आंसर करने का। क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है। ये एक लिखा है सर्चन ने, दूसरा लिखता है रीजन। कथन कहता है रिमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन एड्रेसिंग स्पेसिफिक लर्निंग गैप। रिमेडियल टीचिंग का फोकस, उसका जो आपका केंद्र है, वो लर्निंग गैप्स को क्या करना है, पता लगाना है। एड्रेसिंग मतलब ढूंढना। और कारण कहता है इट एम्स टू फास्ट ट्रैक ऑल द स्टूडेंट्स टू सेम एकेडमिक लेवल, मतलब इसका लक्ष्य है सभी स्टूडेंट को क्या करना, फास्ट ट्रैक। एक और बात लिखा है यहाँ, ऑल स्टूडेंट, ध्यान रखना, टू सेम एकेडमिक लेवल। ठीक है, यहाँ पर ना सेम एकेडमिक लेवल वाला पॉइंट तो सही लग रहा है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक वाला जो पॉइंट है ना वो गलत है। इसमें हमको बच्चों को एकदम फास्ट ट्रैक में खींच के लेके जाना है और एकदम टॉपर ऑपर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऑल स्टूडेंट्स भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपका एकेडमिक रिमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन एड्रेसिंग स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू, क्योंकि हाँ लर्निंग गैप्स को ढूंढना तो ये काम करता है, हमने ऑब्जेक्टिव में भी ये देखा था कथन। लेकिन हाँ, फास्ट ट्रैक करना है, एकदम बच्चे को एकदम जबरदस्ती दिन रात बैठा के टॉपर बनाएंगे, ऐसा वाला नहीं रहता, उनको बाकी बच्चों के समान ला के छोड़ना रहता है। तो सिर्फ इस वजह से ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये कारण जो है, इस कथन का जो ये कारण है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर हम ऑप्शन सी ले सकते हैं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा इसमें एक स्टेटमेंट है, उसके बाद आपका एग्री और डिसएग्री और पार्शियल एग्री पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है
The main aim of remedial teaching is for the parents to know why some learners need improvement. जो लक्ष्य है, किसका लक्ष्य? रिमेडियल टीचिंग का। वो लक्ष्य, मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? For the parents to know why some learners need improvement. For the parents to know why some learners need improvement. But बच्चों के माता पिता को, बच्चों के पालकों को ये बताना कि बच्चे को इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए, कि बच्चे को इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए, बच्चे को थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये इसका लक्ष्य था क्या? तो इसका ये मुख्य लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं था। हमारा मुख्य लक्ष्य था बच्चों को और बच्चों की अपेक्षा जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको बाकी बच्चों के साथ लेके आना। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट? तो आई पार्शियली एग्री, आई पार्शियली डिसएग्री, आई एग्री, आई डिसएग्री। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, बट आंसर तो एक ही होगा। The main aim of remedial teaching is for the parents to know why some learners. तो इसमें ना बोल सकते हैं कि I partially agree, पार्शियली एग्री है हम लोग, हाँ ठीक है, पूरी तरीके से एग्री नहीं, लेकिन पार्शियली एग्री है हम लोग इस चीज़ से, लेकिन फुल्ली एग्री हम लोग इससे नहीं है। हम मान सकते हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि हाँ ये लोग पिछड़ रहे हैं टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपका अगला प्रश्न कहता है, next question, what is the term used to describe the step that follows the diagnosis process and involves action to help the children overcome their deficiencies? उस टर्म को हम क्या कहेंगे जो ये बताएगा, जो डायग्नोसिस प्रोसेस को क्या करता है, कैरी करेगा, और उसमें हम उन एक्शंस को भी लेंगे जो बच्चों की कमियों को दूर करता है। थेरेपेटिक इंस्ट्रक्शन, कंपनसेटरी एजुकेशन, रीमेडियल टीचिंग, या फिर करेक्टिव लर्निंग। तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ तो डिफरेंट होंगे, लेकिन कंपनसेटरी और रीमेडियल दोनों हैं। यू कैन टेक इट ऑप्शन सी एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। इन केस ऑप्शन में ये भी नहीं रहा तब आप कंपनसेटरी एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया है कि रिमेडियल टीचिंग को कंपनसेटरी एजुकेशन भी बोलते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आए हुए क्वेश्चंस हैं इनमें से, टीचर्स कैन remediate for the students with language learning difficulty by, teachers can remediate for the students with the learning language difficulties by focusing on individual progress with individual instructions, provide notes that are simplified, simple notes देके एक एक करके बच्चों पे फोकस करके, इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली नो राइटिंग, या फिर ये बोल के कि सिर्फ अभी पढ़ो, राइट लिखना मत, ये बोल के कि कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, हमेशा 1-to-1 इंस्ट्रक्शन भी रिमेडियल टीचिंग का पार्ट होता है। तो आप इसमें ऑप्शन ए आंसर ले सकते हैं, फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर्स। Next question is, the main aim of remedial teaching is to diagnose the learning difficulties, to eliminate the ineffective habits, reteach the incorrectly learnt skill, both 2 or 3. To diagnose मतलब पता करना, to diagnose the learning difficulties, सीखने के दौरान आ रही कमियों को ढूंढना, तो ये तो सही था, फर्स्ट ऑप्शन सही है। टू एलिमिनेट द इनइफेक्टिव हैबिट, आदतों को दूर करने के लिए क्या, गलत आदतों को, गलत। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बोला भी था कि ये अच्छी आदतों को विकसित करने का एक तरीका हो सकता है। गलत आदतों को एलिमिनेट मतलब क्या करना, हटाना, हटाने का तरीका होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑप्शन तो 2 गलत ही हो गया। अब तुरंत दिमाग लगा लेना, अगर ऑप्शन 2 गलत है मतलब 2 और 3 बोला है ना इसको, चलो बी और सी ले लो, ऐसे बी और सी ले लो मान लो। तो अगर ये गलत है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी तो गलत ही हो गया। ये भी पढ़ लेते हैं, रीटीच द इनकरेक्टली लर्नड स्किल, गलत तरीके से सीखी गई चीज़ों को फिर से पढ़ाना, बिल्कुल नहीं, गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। आज की क्लास का लास्ट 2 क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज,
रिमेडियल टीचिंग इज अ, रिमेडियल टीचिंग क्या है, क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो है उसकी तैयारी करना। सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, प्री टीचिंग प्रोग्राम होता है, कि रैंडम प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले ये ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, ये रैंडम प्रोसेस तो नहीं है। रैंडम मतलब आकस्मिक, अचानक टाइप सा, है ना? फोटो लेते हो ना, रैंडम्स, अचानक आया है ऐसे बोलते हैं, भले 2 घंटा बिताते हैं उसमें। तो यहाँ पे रैंडम प्रोसेस ये नहीं होता। रैंडम प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। पहले टीचर क्या करेगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट लेगा, फिर क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, फिर करिकुलम बनाएगा, करिकुलम को अडॉप्ट करेगा, फिर उसके बाद फिर से एक टेस्ट लेगा। तो ये बिल्कुल रैंडम नहीं। प्री टीचिंग प्रोग्राम है तो ये भी गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? टीच, टेस्ट, और उसके बाद क्या बोली थी? रीटीच। और यही रीटीच तो क्या था? रिमेडियल टीचिंग था ऐसा। इसका मतलब है ये प्री टीचिंग प्रोग्राम तो नहीं हो सकता। प्री टीचिंग प्रोग्राम मतलब टीचिंग के पहले वाला प्रोग्राम है क्या? नहीं, ये टीचिंग के बाद वाला प्रोग्राम है। पोस्ट टीचिंग होता ना तो अपन थोड़ा ले भी लेते। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सिस्टमेटिक प्रोसेस तो बिल्कुल सही है, मैंने इसके स्टेप्स भी आपको बताए हैं, 5 स्टेप्स थे, आपको याद होंगे, तो ये तो हो सकता है। अब लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की तैयारी है क्या? ये गलत। ये प्रिपरेशन ऑफ री टीचिंग बोल सकते थे, लेकिन टीचिंग बोलना गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो समझ आया आप सभी को? आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन हम डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, 5वीं कक्षा का एक छात्र, वाइल रीडिंग अ चैप्टर, एक चैप्टर को, एक पाठ को पढ़ने के दौरान, फाइंड सम डिफिकल्ट एंड अनफेमिलियर, अनफेमिलियर मतलब अनसुना, अनजाना, ऐसा बोल सकते हैं। डिफिकल्ट मतलब कठिन, बच्चे को कुछ कठिन और अनसुना शब्द, and is not able to get the meaning of those words, इस और बच्चा उन शब्दों का मतलब नहीं जान पा रहा है। he should, बच्चे को क्या करना चाहिए? he should मतलब बच्चे को क्या करना चाहिए? ignore और skip the word and keep reading, उस वर्ड्स को, जो कठिन शब्द आया था उसको फुल इग्नोर मार के, स्किप करके आगे पढ़ते जाना चाहिए, ये एक ऑप्शन है। गेस द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, आपको पता है पीछे दिया रहता है वर्ड मीनिंग करके, इंग्लिश की बुक्स में है ना, उसका हिंदी में भी मतलब कई बार देता है, कई बार उसका सिनोनिम टाइप से देता है डिस्क्राइब करके, तो उसी को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो पाठ के पीछे जाके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए क्या? एक ऑप्शन ये। आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, यहाँ पे बोल रहा है अपने क्लासमेट को, बाजू में बैठा है उसको बार बार बता तो भाई, बता तो भाई, ऐसे बोलना चाहिए क्या? आस्क द टीचर, बार बार टीचर को पूछना चाहिए। तो देखिए, बार बार टीचर को भी अगर वो बच्चा पूछेगा तो एक समय में टीचर भी इरिटेट होगा, बिकॉज उसको भी 30 लोगों को लेके चलना है, तो टीचर को भी पूछा जाना एक सही ऑप्शन नहीं है। ये तो पूरा गलत है। अगर आप नैतिकता के आधार में रख के भी देखेंगे तो बच्चे को वर्ड्स को स्किप नहीं करना चाहिए। क्या सीखेगा अगर वो स्किप करके आगे बढ़ रहा है? तो यही तो सीखने स्कूल जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट में पीछे देख लेना चाहिए क्या? जाके गैस कर लेना चाहिए क्या? बिल्कुल कर लेना चाहिए। अपने क्लासमेट को बार बार पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। ये भी हो सकता है कि जिस परेशानी में वो है उसका क्लासमेट भी उसी शब्द में अटका हो, उसको भी ना पता हो। और आस्क टीचर एवरी टाइम, टीचर को भी एवरी टाइम नहीं पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है, इधर यू कैन आस्क द टीचर और गेस द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, द मोस्ट प्रेफरेबल आंसर इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर लिया गया है और आप इसको ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास मेरी समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने रीमेडियल टीचिंग के बारे में, रीमेडियल टीचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसका एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, और साथ ही स्टेप्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग के बारे में जाना। लास्ट में छोटा सा नोट मैंने आपको दिया जिसमें मैंने स्पेशल एजुकेशन और रिमेडियल एजुकेशन में डिफरेंस भी बताया। साथ ही जितना टॉपिक हमने पढ़ा था उनके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए। ये सभी एमसीक्यूज और टॉपिक्स आपको
आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में, साथ ही आप टेट, सी टेट, सी जी टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर से नए टॉपिक के साथ अगला वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।